Okay, but in today's class we are going to start probability chapter. Probability का चैप्टर जब भी हम स्टार्ट करते हैं और कोई आपसे पूछता है कि भाई सबसे पहले, तो आपसे आपसे पूछेगा कि भाई सबसे पहले ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी का वन वर्ड मीनिंग क्या है। वन वर्ड मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है आपके दिमाग में। सो मोस्टली बच्चे ये आंसर करते हैं विच इज़ राइट कि आपके पास प्रोबेबिलिटी को हम लोग वन वर्ड मीनिंग जब डिस्क्राइब करते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए, तो वी डिस्क्राइब प्रोबेबिलिटी एज चांसेस। किसी चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है, किसी चीज के क्या चांसेस हैं। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा, पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसके क्या चांसेस हैं। तो यूजुअली हम प्रोबेबिलिटी या चांसेस को डेली लाइफ में हम परसेंटाइल की फॉर्म में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं यार 0% चांसेस हैं कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा, 20% चांसेस है कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा, 30% चांसेस है फाइनल में पहुंचेगा, 50% चांसेस है फाइनल में पहुंचेगा, 75% चांसेस है पाकिस्तान फाइनल फाइनल में पहुंचेगा, 100% चांसेस है पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा। लेकिन ये सब परसेंटाइल की फॉर्म में चांसेस डिस्क्राइब किए जा रहे हैं। मैथ्स में जो प्रोबेबिलिटी डिस्क्राइब की जा रही होती है वो परसेंटाइल की फॉर्म में नहीं करी जाती, वो 0 और 1 के दरमियान प्रोबेबिलिटी होती है। यानी जैसे 0% को अगर आप परसेंट का साइन हटा दो, कुछ लंबा काम नहीं करना, परसेंटेज का साइन हटा दें, परसेंटेज का साइन हटता है तो 0/100 हो जाएगा। 0/100 कितना होता है? 0। 20/100 कितना होता है? 0.2। 30/100 कितना होता है? 0.3। 50/100 कितना होता है? 0.5। 75/100 कितना होता है? 0.75। 100/100 कितना होता है? 1। तो ऊपर जो आपने चांसेस लिखे हैं परसेंटाइल की फॉर्म में, उन्हीं को बेटा अगर हम डिवाइड बाय 100 करके जो वैल्यूज निकालते हैं, दैट वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑफ एनी इवेंट। अच्छा, जैसे मैंने आपसे बोला कि प्रोबेबिलिटी जो है ना, वो एक बात याद रखने प्रोबेबिलिटी के हवाले से कि प्रोबेबिलिटी बेटा आपके पास 0 और 1 के दरमियान होती है, और इट इज बिटवीन 0 एंड 1, और इट कैन बी 1 एज वेल और इट कैन बी 0 एज वेल। सही है ना। किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। जैसे मैंने पूछा पाकिस्तान सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचेगा, तो आपको अभी कंडीशंस पता है क्या चल रही हैं, तो आप शायद 0 भी कह दो। सही है ना। तो कोई 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 ये भी कह रहा हो 100% पहुंचेगा। तो ये भी चीजें होती हैं। खैर, प्रोबेबिलिटी की एक नंबर लाइन डिस्कस की जाती है। देयर इज अ नंबर लाइन व्हिच इज डिस्कस इन प्रोबेबिलिटी, और वो नंबर लाइन किस तरह होती है। बहुत छोटी सी बात है कि हम सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखते हैं वो 0। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में नहीं होती, याद रखिए, कभी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं होती। ये तो हम डेली लाइफ में बोल देते हैं ना कि भाई माइनस में चांसेस हैं कि कोई बंदा का ये पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा, तो माइनस में कुछ भी नहीं होता। ये मुहावरतन बात करी जा रही होती है। प्रोबेबिलिटी ये तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, या 0.5। मैंने 3 वैल्यूज लिख दी यहाँ पर, ये इसकी नंबर लाइन डिस्कस की जा रही है। सही है ना। तो याद रखें, अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 है ना, तो इसका मतलब वो इवेंट होना ही नहीं है, यानी वो इम्पॉसिबल होगा वो काम होना। पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा, प्रोबेबिलिटी 0 है, इम्पॉसिबल। पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा, प्रोबेबिलिटी 1 है, श्योर, या वर्ड इस्तेमाल होता है सर्टेन। ठीक है ना। और 0.5 है, पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। इसको कहते हैं 50% चांसेस हैं। 0.5 का मतलब यही है ना। तो 0.5 यानी इक्वली लाइकली कहा जाता है। सही है ना। इवन चांसेस भी कहा जाता है, इक्वली लाइकली मैं भी नहीं लिख रहा वर्ड, आप यूं कह लें इवन चांसेस। सही है ना। और अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 0.5 से लेकर 1 के दरमियान है, बिटवीन 0.5 एंड 1, तो भाई इसकी उस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकती है कि वो इवेंट हो जाए, लाइकली। सही ना, मोस्ट लाइकली कि वो काम हो जाए। अगर मैं कहता हूँ पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा, सिक्योरिटी 75% है, या 0.75 है, या 0.65 है, या 0.95 है, तो मोस्ट लाइकली वो काम हो जाएगा। और अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान है, 0 और 0.5 के दरमियान है, सही ना, तो अनलाइकली वो काम होगा। यानी उसके बारे में हम ज्यादा नहीं कह सकते, लेस लाइकली कह लो, अनलाइकली कि वो काम होगा हमारे पास।
ठीक है ना। तो दिस इज द नंबर लाइन दैट इज डिस्कस इन प्रोबेबिलिटी की, मतलब समझे आप, इसकी प्रोबेबिलिटी की डिस्कशन में या इंट्रोडक्शन में ये बात डिस्कस की जा रही होती है कि हमारे पास क्या चीज किस तरह हो सकती है। अच्छा, इंट्रोडक्शन में और कुछ चीजों से मैं आपको जरा सा बताता चलूं। इंट्रोडक्शन में प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज जो मैं यूज करता हूँ वो है एक्सपेरिमेंट। एक तो मैंने आपको ये डेली लाइफ से थोड़ा सा बता दिया क्या मामला होते हैं, थोड़ी नंबर लाइन बता दिया, थोड़ी लिमिटेशन बता दी आपको कि आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है ना 0 और 1 के दरमियान होती है या 0 और 1 होती है। एक वर्ड इस्तेमाल होता है, उसका नाम है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट इज एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। जैसे क्रिकेट मैच है, आप क्रिकेट मैच, पाकिस्तान का क्रिकेट मैच ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप देख रहे हो, पूरी दुनिया देख रही है, तो एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज एक्सपेरिमेंट। जैसे हम लोग यूजुअली मैथ्स में जो एग्जाम्पल ले रहे होते हैं, ले रहे होते हैं 1 डाइस। मैंने एक डाइस को रोल करा, मैंने एक कॉइन को टॉस करा, या 2 कॉइन को टॉस कर ली, चलो मैंने मैच देखा। तो हमारे पास क्या है, क्या बेटा, ये हमारे पास कहलाते हैं एक्सपेरिमेंट्स कहलाते हैं। सही है। अब होता क्या है कि आपने जब एक डाइस को रोल करा ना, तो आपके पास या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। एक डाइस को रोल करने से आपको पता है एक डाइस कि आप देखें तो अगर आप लूडो खेलते हैं तो एक डाइस में हमारे पास 6 आउटकम्स होते हैं। एक में 1 होता है, एक में 2 होता है, एक में 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। एक नॉर्मल डाइस, फेयर डाइस में यही होता है हमारे पास। एक कॉइन को जब आप टॉस करते हैं तो आपके पास या तो हेड आएगा या पे टेल आएगा। एक मैच को जब आप खेलते हैं, पाकिस्तान मैच खेल रहा है, तो पाकिस्तान या तो लूज कर जाएगा मैच, या ड्रॉ कर जाएगा, या विन कर जाएगा। तीनों में से कोई एक काम हो सकता है। तो ये जो आपने एक एक्सपेरिमेंट को दिखाया, एक एक्सपेरिमेंट को आपने दिखाया, और एक एक्सपेरिमेंट को करने के बाद आपने देखा इसके कितने आउटकम्स आ सकते हैं। ये जो आउटकम्स है ना, ये आउटकम्स है हमारे पास। ये लॉ, लूज कर गया, ड्रॉ कर गया, विन कर गया, ये आउटकम है हमारे पास। सही है ना। इस एक आउटकम को हम लोग कहते हैं इवेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इवेंट भी कहते हैं। ठीक है ना। यानी विन होना एक इवेंट है, लूज होना एक इवेंट है, ड्रॉ होना एक इवेंट है, हेड आना एक इवेंट है, टेल आना एक इवेंट है। आपने डाइस को रोल करा, 1 आ गया, एक इवेंट आ गया, 2 एक इवेंट है, 3 एक इवेंट है, 4 एक इवेंट है, 5 एक इवेंट है, 6 इवेंट है। ये सारे पॉसिबल आउटकम्स है हमारे पास, जिनको मैं इवेंट्स कह रहा हूं। जब आप सारे पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आप एक सेट में रख देते हैं, तो बेटा उस सेट को हम लोग कहते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। जैसे आपने अभी ऊपर एक्सपेरिमेंट करा, आपने एक डाइस को रोल करा ना, आपने एक कॉइन को टॉस करा ना, तो कॉइन को टॉस करने के बाद, एक डाइस को रोल करने के बाद आपने ये सारे एक्सपेरिमेंट जब करे, तो भाई ये एक सैंपल स्पेस है। मैं एस एस लिख रहा हूँ, एस एस का मतलब स्क्रीनशॉट नहीं है, एस एस का मतलब है सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस है, ये एक सैंपल स्पेस है। ठीक है ना। एक सैंपल स्पेस है हमारे पास, जितने पॉसिबल आउटकम आ सकते थे एक एक्सपेरिमेंट को करने के बाद, वो आपने सारे एक जगह जाकर आउटकम्स लिख दिए, तो बेटा ये हमारे पास कहलाता है, ये हमारे पास एक सैंपल स्पेस कहलाता है, सारे आउटकम्स का एक सेट। ठीक है ना। तो आपने टेक्नोलॉजी सीखी, एक्सपेरिमेंट कैसे कहते हैं, आपने देखा इवेंट कैसे कहते हैं, सारे आउटकम्स को एक तरह, सारे पॉसिबल आउटकम्स एक दफा लिख लिया, उसको सैंपल स्पेस कहते हैं, उस सेट को सैंपल स्पेस कहते हैं हम लोग। ठीक है जी। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन में बातें थी। अच्छा, अब मसला कुछ ये है, सर हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किस तरह करते हैं? देखो, किसी चीज, आप जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, तो वो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैलकुलेट कर रहे होते हो। कि यार ये इवेंट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जैसे मिसाल के तौर पर, आप पाकिस्तान ने मैच खेला, पाकिस्तान ने मैच खेलने के बाद आप उसकी प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हो कि उसके जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप जीतने में इंटरेस्टेड हो। ठीक है ना। और आप हमेशा जब प्रोबेबिलिटी की बात करते हो, किसी चीज की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की बात करते हो, तो याद रखना बेटा, आप हमेशा किसी एक एक चीज पे फोकस करते हो। आप ये नहीं कहते कि जीतने की और हारने की क्या प्रोबेबिलिटी है, आप कहते हो जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है। या फिर आप पूछोगे हारने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या फिर आप देखोगे ड्रॉ होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। आप एक वक्त में सबको नहीं देखते। यानी आप, कहने का मकसद ये कि आप एक वक्त में एक चीज पे फोकस होते हो।
यहां पर मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल दूं, मैंने एक डाइस को रोल करा, वन डाइस इज रोल, है ना, आप एक डाइस को रोल करा। तो एक डाइस को रोल करने पर हमारे पास क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, देखो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बन सकता है। सर आपके पास सैंपल स्पेस में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। मैं आपसे पूछता हूँ भाई, मुझे एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट की, और वो है 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप काउंट करते हो हाउ मेनी टूज आर देयर इन दिस सैंपल स्पेस, हाउ मेनी टूज आर देयर इन सैंपल स्पेस। सर एक ही 2 है, आउट ऑफ हाउ मेनी इवेंट्स, सर देयर आर 6 इवेंट्स, 1 2 3 4 5 6। एक डाइस को रोल करता हूँ, टोटल इवेंट 6 आएंगे, तो 1/6 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगर मैं बोलूं भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो इनमें से इवन नंबर कौन कौन से हैं। सर इसमें से इवन नंबर हमारे पास हैं 2 4 6। So out of 6 events, there are 3 even numbers out of 6 events. So 3/6 या 1/2 इसकी भी रेडी हो जाएगी। तो आप ये चेक कर रहे हो कि आपके पास बेटा अगर मैं इसी तरह ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूं, सो हाउ मेनी इवेंट्स आर ऑड। सर 1 3 5। So there are 3 events out of 6 events which are odd. तो बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, तो बेटा प्राइम नंबर हमारे पास 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 2 3 5, ये 3 प्राइम नंबर आउट ऑफ 6 नंबर्स। तो 3/6 बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यानी 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी निकल कर आ जाएगी। तो कहने का मकसद ये है बेटा, ये जो मैं खैर साइड में इवेंट्स बना रहा हूँ जो कि फेवरेबल सेट्स इवेंट्स हैं सवाल के, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कर रहा हूँ मैं। तो हमें पता ही चला कि अगर कभी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसको लिखते हैं पी ऑफ ए। तो आपके पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। यहां पर लिखे ना नंबर ऑफ, ये हमारे पास बेटा इसका फॉर्मूला बनता है कि आपने चेक करा टोटल कितने इवेंट्स ऐसे मेरे फेवर में है। प्राइम नंबर के ऑड नंबर के फेवर में 3 इवेंट्स हैं आउट ऑफ 6 इवेंट्स, प्राइम नंबर के फेवर में 3 इवेंट्स हैं आउट ऑफ 6 इवेंट्स, इवन नंबर के फेवर में 3 इवेंट्स आउट ऑफ 6 इवेंट्स, टू के फेवर में एक ही इवेंट है, एक ही इवेंट है जिसमें 2 लिखा हुआ है, बस आउट ऑफ 6 इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का हमेशा से तरीका ये रहा है कि बेटा आप नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, सवाल के फेवर में कितने इवेंट्स हैं और टोटल हमारे पास कितने इवेंट्स हैं उस एक्सपेरिमेंट से आने वाले, तो बेटा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स और सवाल के फेवर में कितने इवेंट्स हैं हम ऊपर न्यूमरेटर में लिख देते हैं। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दी प्रोबेबिलिटी। इसी तरह बेटा अगर मैं आपसे बोलूं, लेट से, अब ये बात अगर आपने समझ में आ गई आपको, तो अगर मैं आपसे बोलूं बेटा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, ये थोड़ा सा नंबर ग्रेटर देन 5, मैंने डाइस को रोल करा, ग्रेटर देन 5 नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ग्रेटर देन 5 सिर्फ एक ही नंबर है विच इज 6। तो 6 एक दफा है आउट ऑफ 6 इवेंट्स, 1/6 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 7, ये ग्रेटर देन 7 लिखा हुआ है मैंने, या इसको मैं जरा सा करके बना देता हूँ, ग्रेटर देन 6 कह रहे थे ना, फर्क पता नहीं चलेगा। तो नंबर ग्रेटर देन 6 तो कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है जो नंबर ग्रेटर देन 6 हो। तो आपके पास एक नल सेट बनेगा क्योंकि आपके पास कोई ऐसा इवेंट है ही नहीं जो कि ग्रेटर देन 6 हो। तो 0 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 0/6 यानी 0 हो जाएगा, यानी ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 हो जाएगी जो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता। पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है और मैं बोलूँ वेस्ट इंडीज जीतेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप बोलेंगे सर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, वेस्ट इंडीज जीतेगी, इसका क्या मतलब है, वेस्ट इंडीज का मैच ही नहीं है, ठीक है ना। सेकेंडली ऐसे इवेंट को बेटा हम लोग कहते हैं, इस ऐसे इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 आ जाए, बेटा उसको हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर है। आई होप यहां तक चीजें क्लियर होंगी। अब मैं यहाँ पर आपके सामने अ, यही काम, थोड़ा इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं हम लोग, तो अभी यही काम मैं जरा सा पॉइंट में कर लेता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ मैंने एक पॉइंट को टॉस करा,
मैंने एक कॉइन को टॉस करा। लेट्स से अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं तो हमारे पास या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ऐसा ही है ना, हेड टेल आ सकता है। तो हमारे पास टोटल जो सैंपल स्पेस बनेगा ना बेटा, वो हमारे पास ये बनेगा, या तो हेड होगा या फिर उसमें टेल होगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड? तो हेड एक ही दफा है, टोटल आउटकम्स दो में से। मैं आपसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल? तो टेल एक ही दफा है, टोटल दो आउटकम्स है, 1/2 से ना। मैं आपसे बोलता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, या मैं आपसे बोलता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5। भाई हेड या टेल है, तो ऐसा इवेंट हमारे पास है ही नहीं। तो बेटा 0/2 इसकी प्रोबेबिलिटी जाएगी, यानी एक्सपेरिमेंट क्या कहलाएगा, इस इवेंट क्या कहलाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो होती है, किसी की प्रोबेबिलिटी जीरो आ जाए तो समझ लेना वो इवेंट होना ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सही है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था हमारे पास किसके लिए, प्रोबेबिलिटी का। अच्छा बेटा, अभी तक मैं जो भी बात आपसे कर रहा था इसको हम लोग कहते हैं, जैसे ये जितने भी था हमारे पास इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने एक एक कॉइन की एग्जाम्पल ले ली, एक डाइस की एग्जाम्पल ले ली। देखो, इससे मत घबराइएगा कि अगर आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट चीज अगर मैं आपसे कह दूं, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने एक कॉइन को टॉस करा, तो एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं ना, तो आपको पता है टोटल आउटकम्स 6 होते हैं। सॉरी, एक डाइस को जब हम टॉस करते हैं या रोल करते हैं, डाइस की मिसाल लेता हूँ, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 ये सब आ जाता है। तो मैं आपसे अगर बोलता हूँ बेटा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। तो आप बोलोगे सर 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 2 की आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 3 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 4 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 5 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो ये हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैंने यहां पर निकाली, और आप ये चेक करो कि बेटा अगर आप हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेपरेटली निकालते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो सम ऑफ होल प्रोबेबिलिटी, इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली है, इन प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि हर किसी की प्रोबेबिलिटी सेम है, हर किसी इवेंट की, हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपने निकाली, सबकी सेम आ रही है, ऐसे कॉइन को बेटा हम लोग कहते हैं फेयर कॉइन, फेयर डाइस। कॉइन कह रहा हूं बार बार, इट्स कॉल्ड फेयर डाइस। हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी, या आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, हर किसी के, जैसे मैं टीम सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्रिकेट टीम सेलेक्ट कर रहा हूँ, हर प्लेयर के चांसेस सेम हो, हर किसी के चांसेस सेम होंगे, तो हम कहेंगे यार फेयर फेयर सिलेक्शन है। तो इसना हर किसी के चांसेस यहां पर आने के फेयर हैं, हर किसी की प्रायोरिटी सेम है, हम कहेंगे फेयर डाइस है। इसको हम लोग अनबायस भी कहते हैं, अनबायस्ड भी कहते हैं। सही ना, कुछ टर्मिनोलॉजी इसलिए यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में हमेशा रहें कि ऐसा कुछ वर्ड आ जाए तो आप देख लीजिएगा। अच्छा, मैं अगर एक डाइस को रोल कर रहा हूँ, अगेन मैं वही काम कर रहा हूँ, एक डाइस को रोल कर रहा हूँ, टॉस कर रहा हूँ, रोल कर रहा हूँ, और एक डाइस कुछ इस तरह का है, जरा गौर से देखिएगा, इसका सैंपल स्पेस कुछ यूं बन रहा है, 1 2 दफा है, 2 एक दफा है, और 3 4 टाइम्स है। ठीक है ना, रोल डाइस में मसला क्या हुआ है, टेम्परिंग करी हुई है। तो हम किस तरह कहते हैं मैथमेटिकली, क्या देखो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 2/7 है, देयर आर 7 इवेंट्स इन टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 इवेंट्स। और मैं कहता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, 2 एक ही दफा है वह, आउट ऑफ 7 इवेंट्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, 3 बेटा 4 दफा है वह, आउट ऑफ 7 इवेंट्स। तो 4/7 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सिंस ऑल प्रोबेबिलिटीज आर नॉट इक्वल, तो बेटा इसको हम कहते हैं अनफेयर डाइस, या या फिर बायस डाइस कहते हैं। ठीक है ना, या तो अनफेयर डाइस या बायस डाइस। लेकिन इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम भी बेटा हमारे पास 1 ही आएगा। याद रखिएगा, हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली,
और इनका सम क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना, ये बात हमने देख ली। अच्छा डाइस, एक बात इस एग्जांपल से ये बात समझ में आ गई होगी, डाइस में हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि वो कहेगा भाई 6 फेयर डाइस तो हमेशा नॉर्मल जो डाइस जिसकी हम जनरली बात कर रहे होते हैं उसकी 6 साइड होती हैं, लेकिन ऐसा भी डाइस हो सकता है जिसकी 7 साइड्स हो, उस तरह भी बना सकते हैं। ऐसा भी डाइस हो सकता है जिसकी 4 साइड्स हो। तो वो डिपेंड करता है कि उन्होंने किस तरह इसको फॉर्मुलेट करा हुआ है, वो आपको सवाल में बता देंगे। अगर नॉर्मल डाइस की बात की जा रही होगी, फेयर डाइस का वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा होता है, तो वो वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है तो आपको पता चल जाएगा सवाल में कि कौन से डाइस की बात की जा रही है। टेट्राहेड्रल बोल दिया जाए तो 4 साइड, मतलब आपको पता है टेट्रा पैकिंग आती है दूध वगैरह में जो पैकेट्स बनते हैं, तो 4 लेयर्स की पैकिंग होती है। तो टेट्राहेड्रल डाइस जो होगा ना वो 4 साइड फिगर होता है, 4 साइड डाइस होता है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, फिर यहां पर एक बात हम लोग करने जा रहे हैं, वो ये है कि आपने ये बात सेट्स एंड वेन डायग्राम में भी देखी है। देखो सेट्स एंड वेन डायग्राम से थोड़ा लिंक कर रहा हूं। सेट्स में आपने एक सेट होता था ए, और एक होता है ए कॉम्प्लीमेंट, ए प्राइम कहते हैं इसे। ए का मतलब है जो इनसाइड ए एलिमेंट्स होते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो आउटसाइड ए होते हैं। तो आप ए कॉम्प्लीमेंट के लिए आउटसाइड ए का वर्ड इस्तेमाल करते थे, आउटसाइड ए, अपार्ट फ्रॉम ए। और इसके लिए अगर मैं वेन डायग्राम थोड़ी सी आपको बताऊं, जैसे ए सेट मैंने बनाया, यूनिवर्सल सेट बनाना जरूरी है इसमें। आपको पता है ये ए सेट है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट बन गया। अगर मैं कहता था ए कॉम्प्लीमेंट को शेड करो, ए कॉम्प्लीमेंट को शेड करो, तो आप आउटसाइड ए शेड करेंगे, आप कभी भी इनसाइड ए शेड नहीं करेंगे। ये ए कॉम्प्लीमेंट की रिप्रेजेंटेशन है, आउटसाइड है। इसकी मिसाल आप यूं भी ले लें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यू हैव दिस यूनिवर्सल सेट विथ यू, जो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, एंड यू हैव द यूनिवर्सल सेट विथ यू विच इज 3 5। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 2 4, दैट्स इट। ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स आ जाएंगे अपार्ट फ्रॉम ए। अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए करोगे तो बेटा आपके पास अगेन ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए का मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए करोगे, तो आपके पास बेटा अगेन यूनिवर्सल सेट बन जाएगा ना। अगर आप इन दोनों का यूनियन लोगे, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का, तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, यूनिवर्सल सेट बनकर आ जाएगा। ठीक है। अब इस चीज को प्रोबेबिलिटी से किस तरह का हम लोग रिलेट करते हैं। देखो अभी आपने ऊपर वन डाइस टॉस किया, वन डाइस रोल की मिसाल पड़ी, इसको हम यूं भी पढ़ते हैं, इस काम को हम किस तरह पढ़ते हैं। देखो मैं आपसे कहता हूं, मैंने एक डाइस को रोल करा, ज्यादातर वर्ड यूज हो रहा होता है। मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ऑफ नॉट गेटिंग टू। नॉट गेटिंग टू के ऊपर देखो, टू के ऊपर डैश डाला हुआ है, नॉट गेटिंग टू, नॉट टू, टू ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो हम इसको, वैसे तो हमें पता है टू के ना आने की प्रोबेबिलिटी में हमारे पास देर आर 5 इवेंट्स, 1 3 4 5 6, देर आर 5 इवेंट्स इन द फेवर ऑफ नॉट हैविंग टू। तो हम कहेंगे टू ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 5 बाय टोटल इवेंट्स कितने, 6। देर आर 5 इवेंट्स विच आर इन द फेवर ऑफ नॉट हैविंग टू, 5 इवेंट्स नॉट इन फेवर ऑफ टू। तो हमें भी नॉट इन टू चाहिए, नॉट टू आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। या बेटा आप यूं कर सकते हैं कि आप टू की प्रोबेबिलिटी निकालें, टू आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, सही है ना। आपको पता है मैंने अभी ऊपर दिखाया है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है, यानी यूनिवर्सल सेट को आप ऐसा 1 से ट्रीट कर लें। यूनिवर्सल सेट को आप
यहां पर 1 से सिमिलरिटी दे दें। तो आप देखो, अगर आपके पास अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना था, आपको याद होगा यूनिवर्सल साइड में से आप माइनस कर देते ए साइड को, ये काम करते थे सेट सेगमेंट डायग्राम में। अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल साइड में से ए सेट माइनस कर दो। तो अगर आपको नॉट टू की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से 2 के आने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो। तो 1 माइनस 1/6, आप मुझे बताओ ये 5/6 आएगा ना, सिंप्लीफाई करें तो हमें पता ये चला कि हमारे पास अगर किसी के कॉम्प्लीमेंट या किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कॉम्प्लीमेंट कह लो, किसी के नॉट होने की प्रोबेबिलिटी, नॉट नॉट केस, अगर किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ नॉट हैविंग एन इवेंट, कि उसके इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 में से उसके होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो। 1 में से उसके होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो। ठीक है ना। तो किसी चीज, किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, जैसे यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट में से आपने ए सेट को माइनस कर दिया तो ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। इस तरह 1 में से बेटा आपने किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दिया तो बेटा आपके पास नॉट का इवेंट, नॉट यानी उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी निकल कर आ जाएगी यहां पर। ठीक है। नाउ लेट्स डू सम ऑफ द क्वेश्चंस, जो कि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी इन क्वेश्चन से रिलेटेड, जितना भी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अगर आप हेडिंग देखें यहाँ पर इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आप हेडिंग में देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल इवेंट्स। सिंगल इवेंट्स के हवाले से बल्कि मैं एक लाइन लिखवा भी लेता हूं आपको, आप ये बात लिख भी लें, कहीं आपके लिए आसानी हो जाएगी कि कभी भी सिंगल इवेंट्स की बात की जाए तो सिंगल इवेंट्स में कहानी कुछ ये होती है कि आप एक या फोकस ऑन ओनली वन थिंग, फोकस ऑन ओनली इन फेवर ऑफ वन थिंग एट अ टाइम, एट अ टाइम कह लो, एट अ सर्टेन कंडीशन कह लो। तो सिंगल इवेंट्स क्या होता है कि आप एक चीज पिक कर रहे हैं, जैसे आपने 1 बॉल पिक कर रहे हैं। मैं आपको मैं आपको एक बॉल पिक करने के लिए कह रहा हूं आउट ऑफ 10 बॉल, तो वो बॉल रेड होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप एक बॉल पिक कर रहे हो, 1 बॉल, दिस 1 बॉल। अच्छा, आप एक वक्त में इवन इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो, इवन इवेंट्स। एक वक्त में आप इवन, एक वक्त में आप ऑड, यानी मैं आपसे ये नहीं कह रहा एक वक्त में दोनों, एक वक्त में दोनों आप चाह रहे हो, आप चाह रहे हो एक वक्त में इवन है, बस मैं डाइस को मैंने रोल करा। मैं कह रहा हूं इवन इवेंट्स की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये सिंगल इवेंट कहलाएगा। मैं अलग से आपसे कहूं भाई ऑड इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये अलग से इवेंट कहलाएगा। एक वक्त में इवन ऑड साथ में आए, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। एट अ टाइम, या तो मैं आपसे बोल रहा हूँ इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है, मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा ऑड की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसे कहते हैं सिंगल इवेंट्स होना। ठीक है ना, मैं एक चीज पे फोकस कर रहा हूं। तो यहां पर बेटा अगेन सिंगल इवेंट्स जो मैंने अभी आपको बताया, अगर आप यहां पर भी एग्जांपल देखेंगे तो सिंगल इवेंट्स 1, आप एक लेटर पिक कर रहे हो, जैसे आप देखो पहला सवाल देखो, अ लेटर इज रेंडमली चूजन, अ लेटर, सही है ना, आप एक लेटर चूज कर रहे हो रेंडमली। अ लेटर इज रेंडमली चूजन फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स, तो यहां पर देखो एक लेटर चूज करना है, दैट इज द मेन वर्ड अ लेटर, एक सिंगल लेटर, सही है ना। तो इस सिंगल इवेंट से आपके पास एक लेटर चूज करना है, आप
एक चीज पे फोकस हो। अच्छा, अब मसला क्या है कि आपने जब यहाँ पर लिखा राइट डाउन द सैंपल स्पेस फॉर ऑल द लिस्ट ऑफ द पॉसिबल आउटकम, तो इसका सैंपल स्पेस लिखना चाहेंगे ना आप मैथमेटिक्स वर्ड में से, तो हर एक लेटर को डिफरेंट डिफरेंट करके लिखेंगे। जैसे एम लिखा आपने, ए लिखा, टी लिखा, एच लिखा, ई लिखा, एम लिखा, फिर ए लिखा, फिर टी लिखा कॉमा, फिर आई, सी, फिर एस। इसको एक ब्रैकेट में अगर आप क्लोज कर लें तो बेटा ये हमारे पास कराएगा सैंपल स्पेस। कितने लेटर्स हैं भाई ये? यू कैन काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेटर्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ लेटर ए। कह रहा है ए आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ए हमारे पास कितनी दफा है यहाँ पर? एक, दो। तो दो इवेंट मेरे फेवर में है और हमें सेलेक्ट एक ही करना है, सेलेक्ट एक ही करना है, एक लेटर चूज करना है, लेकिन कितने ए कितने फेवर में हमारे पास? दो फेवर में आउट ऑफ 11। आप लेटर एक ही चूज कर रहे हो, कंडीशन क्या है? लेटर एक ही चूज कर रहे हो, बट बेटा आपके पास आउट ऑफ 11 उनमें से दो आपके फेवर में है। चूज आप एक ही करोगे, या तो कोई एक ए आएगा आपके पास, दोनों तो ए नहीं आ सकते, कोई एक ही ए आपको लेकर आना है। द लेटर एच, एच आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो एच देखो हमारे पास कितनी दफा है? एक दफा है, तो 1/11 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। लेटर एक ही चूज कर रहे हो और एच भी एक ही दफा है, तो लेटर एक ही चूज कर रहे हो, ये सिंगल इवेंट कहलाता है। ऑल दो ए दो दफा आए हुए हैं तो ये सिंगल इवेंट नहीं, वो तो कंडीशन फुलफिल हो रही है कि ए कितनी दफा आए हुए हैं? दो दफा आए हुए हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लेटर ए को दो दफा यूज करेंगे, इसकी काउंट दो दफा यूज करेंगे आउट ऑफ 11, लेकिन लेटर एक ही चूज हो रहा है। अब इसमें से वॉवल कितने हैं? तो देखो बेटा मैं वॉवल को मार्क कर रहा हूं यहाँ पर। ए आपके पास वॉवल है, ई आपके पास वॉवल है, ए आपके पास वॉवल है, आई आपके पास वॉवल है, ए ई आई ओ यू, ये आपके पास वॉवल्स होते हैं ना। तो उनमें से चार ऐसे इवेंट्स हैं जो आपके फेवर में है। लेटर आप एक ही चूज कर रहे हो लेकिन फेवर में चार हैं। 4/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वॉवल साइन हियर। ठीक है ना? तो याद रखिएगा सेकंड इवेंट्स फोकस ऑन ओनली इन फेवर ऑफ वन थिंग एट अ टाइम। तो आपके पास एक बॉल पिक करनी है, एक लेटर चूज करना है। आपके पास इवन इवेंट्स, आपके पास आप किसी एक इवन इवेंट से आप जब डाइस रोल कर रहे होते हो तो आपके पास एक साथ तीनों इवन इवेंट्स नहीं आ जाते थे, 2 4 6 एक साथ नहीं आ जाएंगे, 2 आएगा, 4 आएगा या 6 आएगा, एक वक्त में एक आएगा ना, सिंगल आएगी वैल्यू। तो इवन तो कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो एक वक्त में आपके पास एक चीज आएगी, या तो 2 आएगा, 4 आएगा या 6 आएगा, आप उसके फेवर में बात कर रहे हो। ऑड में आप एक वक्त में या तो 1 के या 3 के या 5 के फेवर में बात कर रहे हो, तो तीनों आपकी ऑड इवेंट को फोकस कर रहा है। लेकिन बेटा आप एक वक्त में या तो 1 की बात कर रहे हो, या एक वक्त में आपके पास 1 एट अ टाइम। तो बेटा आपके पास ये हो जाएगा, आप 1 पे बात कर रहे हो, या आप 3 पे बात कर रहे हो, या 5 पे बात कर रहे हो, या आप यहाँ पर 2 4 या 6 पे बात कर रहे हो। तो आप एक वक्त में किसी एक पर फोकस कर रहे हो, एक वक्त में किसी एक पर फोकस कर रहे हो, 1 एट अ टाइम, 1 एट अ टाइम। तो बेटा ये चीज हमारे पास खिलाती है सिंगल इवेंट होना, एक लेटर चूज कर लो। अब यहाँ पर देखो एक और आपके सामने लिखा हुआ है, अ कार्ड इज चूजन एट रैंडम from the box containing some cards number 12 15 17 21 24 25 29 30, find the probability of the number that is a multiple of 3। कह रहे मल्टीपल ऑफ 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? आप देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ नंबर, यहां पर वर्ड देख लो अ नंबर, आपको एक नंबर चाहिए, बस आपको एक से ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन आपसे आपके पास फेवर में एक से ज्यादा नंबर होंगे, जैसे 12 मल्टीपल ऑफ 3 है, 15 मल्टीपल ऑफ 3 है, 21 मल्टीपल ऑफ 3 है, 24 मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 30 मल्टीपल ऑफ 3 है। तो आपके फेवर में बेटा आपके पास यहां पर 5 इवेंट्स हैं, सेलेक्ट आपको एक करना है, लेकिन फेवर में 5 इवेंट्स है, तो यू आर गोइंग टू राइट 5 बाय कितने टोटल इवेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आउट ऑफ 8 कार्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इनमें देखो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? सर प्राइम नंबर इनमें से है 17, सर प्राइम नंबर इनमें से है 29। तो बेटा ये दो प्राइम नंबर्स हैं, तो एक प्राइम नंबर आपको सेलेक्ट करना है। देखो अ प्राइम नंबर, आपने एक कार्ड चूज करना है, अ कार्ड, तो एक कार्ड आपने चूज करना है। तो बेटा इस वजह से ही आपको कह रहा है कि सिंगल इवेंट्स में से काउंट कर रहे हैं। तो बेटा हमारे पास दो आपके फेवर में, इसमें 2/7 आएगा, एक ही कार्ड लेकिन फेवर में दो है, तो इसकी वैल्यू जाएगी बेटा 1/4। अच्छा ये आखिरी थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा इसको थोड़ा टफ करके इन्होंने पूछ लिया, अ नंबर हुज डिजिट्स हैव सम दैट इज डिविजिबल बाय 2। कह रहे ऐसे नंबर बताओ
जिनके डिजिट्स का सम करूं तो वो डिवाइड बाय 2 हो, जिनके डिजिट्स का सम करूं, डिजिट्स का। अब जैसे यहां पर लिखा हुआ, लेट से यहां पर लिखा हुआ है 12, तो 12 के डिजिट्स क्या है सर? 12 का एक डिजिट है 1, दूसरा है 2। तो यहां पर हम कह लेते हैं यार इसका सम जो हो जाएगा ना, इसके डिजिट्स का सम, इसको मिटा देते हैं, इसके डिजिट का सम हो जाएगा 1 + 2 विच इज 3। इसके डिजिट का सम हो जाएगा 1 + 5 विच इज 6। इसके डिजिट का सम हो जाएगा 1 + 7 विच इज 8, 2 + 1 विच इज 3, 2 + 4 विच इज 6। इनके डिजिट्स का सम मैं यहां पर लिख रहा हूं। आप मुझे बताओ किन के डिजिट्स का सम, किन के डिजिट्स का सम डिल बाय 2 है? तो सर 15 के डिजिट्स का सम डिल बाय 2 है, सर 7 के डिजिट का सम डिल बाय 2 है, 24 के डिजिट का सम डिल बाय 2 है, और किसी का नहीं है। तो देयर आर 3 इवेंट्स जिनके डिजिट्स का सम डिविजल बाय 2 है। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा 3/8। इसका आंसर, लास्ट पार्ट का आंसर मैं यहां पर लिख लेता हूं, 3/8 इसका आंसर आ जाएगा। अब यहां तक की बात में कोई इशू नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन अ स्ट्रिंग ऑफ 50 कलर्ड पर्ल्स 24 आर ब्लू, 15 आर ग्रीन एंड द रेस्ट ऑफ द वाइट। भाई टोटल हमारे पास कितने हैं? 50 कलर्ड पर्ल्स हैं, 24 ब्लू हैं, 15 ग्रीन है। तो बेटा बाकी बच कितने गए? तो आप टोटल यानी 50 में से माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे 24 माइनस 15, तो बेटा 11 आ जाएगा। यानी रेस्ट आर वाइड, जो 11 जो है ना वो वाइड है, रेस्ट मींस 11। मैंने 50 में से 24 और 15 को माइनस कर दिया, तो आई गॉट 11। 11 आर द रेस्ट ऑफ द पर्ल्स व्हिच आर वाइड। अ पर्ल, अ पर्ल, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, अ पर्ल, एक पर्ल चूज कर रहे हैं आप, एक वक्त में एक काम कर रहे हैं, एक पर्ल चूज कर रहे हैं। तो एक वक्त में आपने एक लेटर चूज करा, आपने एक वक्त में एक बॉल चूज करी, एक वक्त में आप एक इवन नंबर चाह रहे हैं, एक वक्त में आप एक ऑड नंबर चाह रहे हैं, एक वक्त में आप एक पर्ल चाह रहे हैं, अ पर्ल। तो बेटा इस चीज को हम क्या कहते हैं? सिंगल इवेंट्स होना। सही है। तो फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वाइड, ये वाइड है हमारे पास। तो बेटा वाइड की होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी? 11/50। वाइड हमारे पास टोटल 11 है आउट ऑफ 50 पर्ल्स। नॉट ग्रीन, तो देखो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 15/50 है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। मैं इसको इस तरह कर रहा हूं, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 में से ग्रीन की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो। सही ना? 1 में से ग्रीन की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो तो नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकल कर आ जाएगी। तो 1 में से ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 15/50। तो बेटा जब आप 1 में से इसको माइनस करोगे यू विल गेट 35/50 एंड द आंसर इज गोइंग टू बी, तो 7/10 इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, नॉट ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा वैसे नॉट ग्रीन आप यू भी निकाल सकते थे, 24 ब्लू है, 11 वाइट है, तो 24 + 11 नॉट ग्रीन ही है ना हमारे पास। तो सम करके सम को डिवाइड बाय 50 कर लें, वो भी आंसर 35/50 आ जाएगा। इसमें भी मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन बस मैं यहाँ पर एक अलग डायमेंशन दिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने कर दिया। ठीक है, याद रखें नॉट ग्रीन का आंसर आप इसके अलावा यूं भी निकाल सकते हैं। आप यूं भी कर सकते हैं, 24 ब्लू और 11 वाइट को डिवाइड बाय 50 कर दें, तब भी आंसर सेम ही आएगा, कोई नई चीज नहीं आएगी। बस वो एक अलग डायमेंशन दिखानी थी, तो मैंने आपको यहाँ पर 35/7/10 आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपने आंसर लिखना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज द पिंक, अच्छा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर लिखना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज अ पिंक कार्ड, तो बेटा पिंक तो यहाँ पर कोई है नहीं, पिंक पर्ल तो यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो पिन आने की प्रोबेबिलिटी 0/50 हो गई, 0 आंसर हो गया।
अच्छा यहाँ पर एक चीज क्लियर करते जाऊं, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि भाई सर आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर लिखना जरूरी है। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर लिखना से ज्यादा जरूरी पता है क्या है? सिंप्लीफाइड फॉर्म में से ज्यादा जरूरी आंसर बेटा ये है कि आप इस फॉर्म में जरूर लिखें। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ना 35/50, ये बहुत जरूरी फॉर्म है। 35/50 ये बहुत जरूरी है। 0/50 ये लिखना बहुत जरूरी है। 11/50 तो सिंप्लीफाई हो भी नहीं रहा, खैर क्यों ये लिखना क्यों जरूरी है? 2/8 लिखना बहुत जरूरी है। 5/8 अनसिम्प्लीफाइड फॉर्म लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा एग्जामिनर वांट्स टू सी कि आपके पास आपने किस तरह आंसर निकाला। जीरो तो वैसे भी आ सकता है, जीरो लिख दिया, पर आपने सवाल के पैरामीटर्स को यूज करते हुए जीरो किस तरह निकाला? आपने सवाल की अंडरस्टैंडिंग किस तरह करी कि आपके पास जीरो आया है? तो दिस 0/50 शोज कि कोई भी बेटा हमारे पास आउट ऑफ 50 देर इज नो पिंक पर्ल। आउट ऑफ 50 देर इज नो पिंक पर्ल्स। जी हम पूरा सवाल के रिस्पेक्ट से बता रहे हैं कि 0/50 मींस कि 50 पर्ल्स में से कोई भी पिंक पर्ल नहीं है। फिर हमने आंसर निकाला जीरो। तो जीरो तो कोई भी लिख दे भाई, लेकिन सवाल के रिस्पेक्ट से आप सवाल को समझा रहे हो और सवाल को एक्सप्लेन कर रहे हो। 7/10 कैसे भी आ सकता है, किसी और वैल्यू से भी 7/10 आ सकता है। सही है ना? 70/100 भी 7/10 होता है। 70/100 भी 70/100 भी 7/10 होता है। तो इससे इससे क्या प्रूव हुआ? 7/10 आपने इसको भी लिख दो, कोई मसला थोड़ी है। लेकिन आप जो 7/10 निकाल रहे हो सवाल के पैरामीटर्स यूज करते हुए दिखा रहे हो, तो बेटा वो सवाल के पैरामीटर्स दिखाने हैं कि मैंने 35/50 किस तरह लेकर आया, मैं फिर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में 7/10 कैसे निकल कर आया। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म भी लिखना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी बेटा ये अनसिंप्लीफाइड फॉर्म है, ताकि सवाल आप बता सको कि किस तरह हम लोग ने जवाब निकाला है। तो हमें सिंगल इवेंट्स में, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, सिंगल इवेंट्स में ये बात चले गई, मैं ये बात फिर से मेंशन कर रहा हूं, वी आर ओनली इन फेवर ऑफ वन थिंग एट अ टाइम। मैं एक चीज निकालना चाह रहा हूं, एक एक बॉल। अगेन वन लेटर यहां पे मेंशन कर लेता हूं, आई वांट वन लेटर। एक लेटर में इंटरेस्टेड हूं, या फिर मैं वन पर्ल, जैसे अभी हमने पढ़ा कि मैं एक पर्ल में इंटरेस्टेड हूं आउट ऑफ दीज पर्ल्स। कंडीशन पूरी फुलफिल हो रही है। मैं सारे इवेंट्स में फेवर में नहीं था। मैं इवेंट्स तो बहुत, 3 इवेंट्स है हमारे फेवर में, लेकिन वन इवन इवेंट्स में फेवर, यहां पर भी लिख देता हूं वन ऑड, कि मैं एक ऑड इवेंट में के फेवर में हूं। मुझे बताओ एक इवेंट इवेंट आ जाए, एक ऑड इवेंट आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो वन थिंग एट अ टाइम, वन थिंग एट अ टाइम। और मैं एक वक्त में एक चीज के फेवर में हूं, जैसे मैं इसके फेवर में हूं, इस चीज के फेवर में हूं, ठीक है ना? इनमें से किसी एक चीज के फेवर में हूं, या तो मैं ऑड के या तो फिर इवन के फेवर में हूं। अच्छा यहां पर बेटा 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में दे आर सेइंग, ये थोड़ा सा मैंने सवाल थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का सवाल है, इसमें परसेंटेज का थोड़ा सवाल आ जाता है। तो आप परसेंटेज के रिस्पेक्ट से भी निकाल सकते हैं, या आप यूं कह लें कि आप एंगल के रिस्पेक्ट से भी निकाल सकते हैं। तो ये एंगल के रिस्पेक्ट से आपके पास जो है ना वो प्रोबेबिलिटी निकालने का कह रहा है सर्वे इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट व्हिच ऑफ द फोर वेजिटेबल लेट्स ब्रोकली एंड बीन्स एंड कैरेट्स द स्टूडेंट इन द क्लास प्रेफर द पाई चार्ट शो द रिजल्ट ऑफ द सर्वे द स्टूडेंट सिलेक्टेड रैंडम अ स्टूडेंट सिलेक्टेड रैंडम। देख रहे हो, सिंगल इवेंट एक वक्त में एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जा रहा है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टूडेंट प्रेफर करेगा बीन्स को? तो मैंने यहाँ पर पाई चार्ट बना हुआ था, मैंने यार बीन्स का एंगल कितना होगा, तो ये टोटल पाई चार्ट है, पाई चार्ट का टोटल एंगल 360 होता है। तो बीन्स अगर आपको एंगल निकालना है तो आप 360 में से ब्रोकली का, कैरेट्स का और बेटा लेटस का एंगल माइनस कर दो, तो विल गेट 70 डिग्री है। तो बीन्स का बेटा जो यहां पर एंगल है ना दैट इज 70 डिग्री। तो बीन्स की बेटा वी डोंट नो द अमाउंट ऑफ बीन्स, हाउ मेनी बीन्स आर देयर, बट बीन्स के फेवर में कितना एंगल है? सर 70 डिग्री हमारे पास बीन्स के एंगल के फेवर में, बीन्स के फेवर में 70 डिग्री एंगल। आउट ऑफ टोटल एंगल कितना है? 360 डिग्री। तो बेटा जब आप इसको डिवाइड करोगे so you'll get 7/36, this is the probability of having beans here, ठीक है ना? इसका पार्ट 2 जो है वो इसमें एक और का वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है विच इज एडिशन इवेंट्स, ये मैं आपको फिर कभी समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए बिल्कुल ये हमारे पास क्या है, एक बिल्कुल इसको अभी छोड़ देगा, ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको सिंगल इवेंट्स में बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन की क्वेश्चंस करवा रहा था।
अच्छा, फिर यहाँ पर एक जरा सा कार्ड्स प्रॉब्लम दिखाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको कार्ड्स की एग्जांपल्स यहाँ पर दिखा दूं, अगर कार्ड्स की प्रॉब्लम्स आ जाए, वैसे आई नहीं है कभी, लेकिन ये है कि अगर कार्ड्स आपके पास आ जाते हैं तो कार्ड्स की थोड़ी नॉलेज आपके पास हो, वरना वो आपको दे देंगे। सही ना, यू नो दिस कि आपके पास दीज आर दी 52 डेक ऑफ कार्ड्स। इसमें देखो ये नंबर कार्ड लाते हैं, ये इक्का भी खिलाते हैं, कॉल्ड एस एज वेल, एस कार्ड। तो दिस इज कॉल्ड एस कार्ड, जो 1 नंबर कार्ड होता है उसको एस कार्ड कहते हैं। तो दीज आर ऑल नंबर्ड कार्ड, 1 till 10, 1 till 10, 1 till 10, 1 till 10, एंड दीज आर कॉल्ड फेस कार्ड्स हियर, जिसमें ना एक कार्ड में फेसेस बने हुए हैं, देखो यहाँ पर फेस बने हुए हैं, इनको कहते हैं किंग, इन कार्ड्स को कहते हैं क्वीन, इनका सॉरी माय मिस्टेक, इन कार्ड्स को कहते हैं किंग, यहाँ पर मेंशन कर देता हूं, दीज आर किंग कार्ड्स। इसमें जो फेस बना होता है वो किंग का बना हुआ होता है। यहाँ पर क्वीन का फीमेल जेंडर की आपको लुक आ जाएगी वहां पर, एंड दीज आर कॉल्ड जैक कार्ड्स। सही है ना, तो दीज आर कॉल्ड फेस कार्ड, क्योंकि इसमें फेसेस बने हुए हैं, इसमें नंबर्स बने हुए, तो नंबर्स कार्ड लाते हैं। अच्छा, फिर इन कार्ड्स की डिवीजन हुई है, यानी आप देख रहे हो ये साइन हमारे पास, इन इस सिंबल को हम कहते हैं स्पेड, क्लब कहते हैं, सॉरी इसको कहते हैं क्लब कार्ड्स। तो देखो हर कार्ड पे यहां से लेकर फेस कार्ड, 3 फेस कार्ड्स हैं और 10 नंबर कार्ड्स हैं, इनमें सब में ये क्लब का साइन बना हुआ है। इसमें 2 क्लब्स हैं, इसमें 3 क्लब्स हैं, इसमें 4 हैं क्योंकि नंबर भी 4 हैं। तो ये जैक क्लब का जैक है, ये क्वीन का जैक है, ये किंग का जैक है। अगेन ये हमारे पास डायमंड से कार्ड है, देखो इनमें डायमंड्स बना हुआ है, डायमंड्स कहलाते हैं। तो डायमंड्स में भी 10 नंबर्स कार्ड हैं, 3 फेस कार्ड हैं। इस तरह यहाँ पर हार्ट्स बने हुए हैं, तो 10 हार्ट्स कार्ड हैं, 3 फेस कार्ड हैं हार्ट्स के। स्पेड्स, ये स्पेड का साइन है, इसमें 10 नंबर कार्ड होते हैं, इसमें 3 फेस कार्ड होते हैं। तो अगेन आपके पास डिवीजन हुई है क्लब्स, क्लब डायमंड हार्ट स्पेड्स, इस तरह डिवीजन हुई है। अच्छा, फिर इसमें मेनली आप डिवीजन ये भी देखोगे कि कलर के हिसाब से भी डिवीजन हुई है, देखो ब्लैक एंड रेड। इसमें देखो ये दोनों ब्लैक हैं, क्लब एंड स्पेड, और देखो ये डायमंड हार्ट्स, ये रेड कार्ड्स हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये डिवीजन हुई हुई है। डिवीजन सबसे पहले हम जो करते हैं वो क्या करते हैं, 52 कार्ड्स हैं, उसमें से 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, ये थोड़ा 56 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं। ये 13 + 13, 52 रेड कार्ड्स, 13 + 13, ये 13 + 13 26 रेड कार्ड्स, 13 + 13 ये 26 ब्लैक कार्ड्स हो गए। तो ये टोटल डिवीजन करी हुई है 52 कार्ड्स में। फिर रेड में फिर हम लोग ने डिवीजन करी हुई है, रेड में देखो हार्ट और डायमंड्स होते हैं, डायमंड्स और हार्ट रेड में। तो इनकी डिवीजन हुई है 13 डायमंड्स, 13 हार्ट्स। फिर क्लब में हमारे पास डिवीजन हुई है, ब्लैक कार्ड में डिवीजन हुई है क्लब और स्पेड्स की। तो ब्लैक कार्ड में क्लब और स्पेड्स कार्ड हैं, इनमें डिवीजन हुई है 13 क्लब 13 स्पेड्स कार्ड हैं, 13 क्लब 13 स्पेड्स कार्ड हैं। और हर किसी में ना अगर आप देखो ना 10 नंबर्स कार्ड होंगे, 10 10 10 नंबर्स कार्ड है, देखो 10 नंबर कार्ड, 10 नंबर कार्ड, 10 नंबर कार्ड, 10 नंबर कार्ड, ये सारे नंबर्स कार्ड हैं। और हर किसी में 3 फेस कार्ड हैं। ठीक है ना। अब यहां पर अगर आपसे कोई पूछ ले भाई फेस कार्ड कितने हैं टोटल, तो फेस कार्ड टोटल 12 हैं, 3 3 3 3। मैं आपसे बोलूं नंबर कार्ड कितने हैं, तो नंबर कार्ड टोटल 40 हैं, 10 10 10। मैं आपसे बोलता हूं एस कितने हैं, मेनली एस 4 हैं, हर कैटेगरी में 1 2 3 4, हर कैटेगरी में एक है। मैं आपसे बोलूं बेटा किंग कितने हैं, तो किंग बेटा 4 है, क्वीन वी हैव 4 एंड जैक वी हैव 4 है। ठीक है ना, हमारे पास ये डिवीजन हुई है। देखो कि जैक 3 क्वीन 3, सॉरी जैक 4 क्वीन 4 किंग 4, सही ना, ये 4 कार्ड्स की यहां पर लिखे गए हैं। तो अगेन दिस इज द स्ट्रक्चर, ये छोटा सा स्ट्रक्चर है। मैंने नंबर कार्ड्स, एस कार्ड्स, किंग क्वीन जैक किंग की काउंट्स बता दी आपको। डायमंड्स कितने हैं याद रखें, डायमंड्स के 26 का, 26 में से देखो ये 13 कार्ड्स डायमंड है, 13 हार्ट्स हैं, 13 क्लब है, स्पेड्स भी 13 है। फिर इनकी डिवीजन हुई है, ये नंबर कार्ड्स हैं, नंबर कार्ड्स हैं, नंबर कार्ड्स हैं, नंबर कार्ड्स हैं, ये फेस कार्ड है, हर किसी में 3 3 फेस कार्ड्स हैं। ठीक है ना। अब सवाल अगर मैं इसका पूछ लूं एग्जांपल के लिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये। अ कार्ड इज ड्रॉन, देखो यहां पर भी क्या एक सिंगल इवेंट है, अ कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड ड्रॉ कर रहा हूं, कितने में से 52 प्लेइंग कार्ड्स में से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग। मैंने आपको बताया था किंग बेटा हमारे पास कितने हैं, अगर आप गौर से देखो पूरे 52 कार्ड्स में सिर्फ 4 ही किंग हैं। तो देखो 4 किंग्स में हमारे पास हम लोग ने लिखा 4 किंग्स हैं,
आउट ऑफ 52, 4/52 ये लिखना जरूरी है। उसके बाद बेशक बेटा फिर आप इसको 1/13 लिख दें, दैट्स टोटली फाइन, लेकिन 4/52 लिखना जरूरी है। किंग ऑफ डायमंड्स कितने हैं? तो डायमंड्स का सिर्फ एक ही किंग है, किंग ऑफ डायमंड्स। देखो डायमंड्स में गया, डायमंड में सिर्फ एक ही किंग है। तो वो कार्ड किंग हो और डायमंड का भी हो तो 1/52 इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी। आउट ऑफ 52 सिर्फ एक ही कार्ड है जो किंग ऑफ डायमंड्स है। हार्ट वाले कार्ड कितने हैं? तो हार्ट कार्ड्स आर 13, 1/4 इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी। 13/52 1/4 होता है। तो हार्ट कार्ड देखो आपके सामने लिखे हुए हैं, मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। दीज आर हार्ट कार्ड्स। देखो ये 13 कार्ड्स हैं, इसमें फेस कार्ड भी शामिल हो जाएंगे, नंबर कार्ड भी शामिल हो जाएंगे। उसने इसकी डिवीजन नहीं मांगी, उसने बोला टोटल हार्ट कार्ड कितने हैं। पिक्चर कार्ड, फेस कार्ड याद है, पिक्चर कार्ड फेस कार्ड लाते हैं। 4 जगह हो गए, 4 क्वीन हो गई, 4 किंग हो गए, कितने हो गए? 12। 12/52 हो गया। इसकी आप मजीद डिवीजन कर दें, यानी आप 4 3 12 होते हैं, 4 1 4, तो 3/13 हमारे पास बेटा इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट दी सिंगल इवेंट्स। सिंगल इवेंट्स किस तरह कैलकुलेट होते हैं, किस तरह उनकी प्रायोरिटीज निकल कर आती हैं, हाउ डू वी डू दिस, यह मैंने सब कुछ आपको यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, तो हमने आज की क्लास में इंट्रोडक्शन देखा कि किस तरह हमारे पास प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होती है, प्रोबेबिलिटी का चक्कर क्या मामला सारा क्या होता है। सिंगल इवेंट्स तक हम लोग कहानी लेकर गए, यानी हम लोग ने पहले देखा चांसेस डेली लाइफ में किस तरह यूज करते हैं, फिर इसकी नंबर लाइन चेक करी, फिर एक्सपेरिमेंट्स के अंदर इवेंट्स, फिर इवेंट्स के बाद उनको क्या नाम दिया था, सारे इवेंट्स को एक जगह, सारे पॉसिबल इवेंट्स को एक जगह कंपाइल कर लें आप, सैंपल स्पेस कहा जाता है उस सेट को। फिर हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना सीखी, एक डाइस रोल करने पर, एक कॉइन टॉस करने पर। फिर हमने ये देखा कि सम ऑफ एवरी इवेंट इज 1 है, और फेड डाइस किसे कहते हैं, अनफेड डाइस किसे कहते हैं। तो हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, सम उसका सम निकालोगे, उसका 1 ही आएगा सम। फेड डाइस अनफेड डाइस किसे कहते हैं। हमारे पास सेट्स में कॉम्प्लीमेंट का जिस तरह मामला था, उस तरह यहाँ पर नॉट नॉट इवेंट्स, किसी इवेंट के नॉट के फेवर में, यानी ना होने के फेवर में आप किस तरह प्रोबेबिलिटी निकालते हो, 1 में से उसके होने की प्रोबेबिलिटी माइनस करा दो तो आपके पास उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी निकल कर आ जाएगी। फिर सिंगल इवेंट्स की मैंने आपको कहानी समझाई, सिंगल इवेंट्स किस तरह क्या किसे कहते हैं, और फिर उससे रिलेटेड बेटा मैंने आपको सारे सवाल दिखाया और आपको बताया 1 इवेंट, अ बॉय इज चूजन, अ कार्ड इज चूजन, अ पर्ल इज चूजन, अ कार्ड इज चूजन। तो बेटा ये सारे सिंगल इवेंट्स होते हैं। जब कंबाइंड इवेंट्स इसका अगला टॉपिक है, कंबाइंड इवेंट्स में जब हम आएंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा बेटा कि वहां पर एक से ज्यादा चीज चूज कर रहे होंगे, 2 कार्ड्स, 2 लेटर्स, 2 बंदे, 3 बंदे, 3 स्टूडेंट्स चूज कर रहे हैं, तो वो कंबाइंड इवेंट्स में आ जाते हैं। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में हम उसको स्टार्ट करेंगे।